हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अपने घरों में सेफ एंड हेल्दी होंगे। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं चैप्टर 8 क्लास 12 की ज्योग्राफी करवा रही हूँ, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। एंड इसके मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, एक बार उसको भी देख लीजिए। ये लास्ट पार्ट है और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयशा रावत में। और स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला लास्ट चैप्टर, मतलब लास्ट वीडियो। इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। ओके, तो गाइस आज की हेडिंग जो है हमारी यहाँ से है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण व औद्योगिक विकास। मतलब उदारीकरण, निजीकरण का दौर शुरू होता है। वर्ल्ड लेवल पे हम एक दूसरे से और ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। उससे औद्योगिक इंडस्ट्री लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। तो आपको पता है कि 1991 में भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति को घोषणा करने के उद्देश्य क्या क्या थे उनको देखते हैं। सबसे पहले तो जो भी इंडस्ट्री स्थापित की गई है उनसे ज़्यादा लाभ को बढ़ाना, और जो भी कमियां हैं उनको दूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाया जा सके, रोजगार दिया जा सके, और इंटरनेशनल लेवल पे अदर कंट्रियों के साथ कंपटीशन किया जाए। तो ये सारे रीज़न थे इस नीति को लाने को, जिसका नाम था नई औद्योगिक नीति। इससे वैश्वीकरण का एक नया दौर भारत की तरफ से भी शुरू होता है। और मेन जो इसका पर्पस था वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, और जो कमियां हैं, जो प्रोडक्शन में जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए, और रोजगार जो है मुहैया करवाया जाए लोगों को। और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन किया जाए जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसके लिए क्या क्या उपाय किए गए, तो औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था का समापन किया गया। मतलब पहले क्या था कि अगर आपको इंडस्ट्री वगैरह कोई भी स्थापित करनी है तो आपको लाइसेंस लेना होता था। लाइसेंस भी हर किसी को नहीं मिल पाता था। इसकी वजह से होता क्या था कि ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट के अधीन होती थी, सरकार के अधीन होती थी। और प्राइवेटों के हाथ में बहुत ही कम होता था, या फिर जो बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा है वही जो है एक तरीके से उद्योगों की स्थापना कर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो लाइसेंस व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया गया। साथ ही साथ जो बाहर की जो टेक्नोलॉजी है उसको देश में प्रवेश करने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई। ऐसा नहीं है कि बाहर से जो टेक्नोलॉजी है वो देश में प्रवेश नहीं कर रही है। भारत से जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है उसको भारत में प्रवेश करने की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ विदेशी निवेश भी किया जाना शुरू कर दिया गया। पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवादी बाजार की व्यवस्था की गई कि मतलब बाजार में जो भी सामान आप रख रहे हो, मतलब मार्केटिंग का जो एक स्तर होता है, जैसे साम्यवादी पूंजीवादी विचारधारा आपने 12th में अच्छे से पढ़ी हुई है ज्योग्राफी, सॉरी, पॉलिटिकल की बुक में अपना। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है हमें पूंजीवादी विचारधारा को ज़्यादा अपनाना चाहिए। खुला व्यापार करना चाहिए, मतलब व्यापार करने के लिए ज़्यादा बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ट्रेड में कम से कम टैक्स होना चाहिए। ये सारे उपाय यहाँ पे किए गए। लक्ष्य रखा गया, उदारीकरण करेंगे, निजीकरण करेंगे और वैश्वीकरण का दौर अपनाएंगे। उदारीकरण का मतलब है कि इजीली जो उद्योगपति हैं वो एक देश से या दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, इस तरीके से व्यापार को कर सके बिना ज़्यादा जो पेपर वर्क होता है उनके कंपैरिजन। निजीकरण का मतलब है ज़्यादातर प्रोत्साहन किया जाए ताकि जो इंडस्ट्री है वो निजी लोगों के द्वारा खड़ी की जाए। और वैश्वीकरण का मतलब है कि एक जगह से दूसरे देश में विचारों का, ठीक है, आपका श्रम का, आपकी पूंजी का, इनका आदान प्रदान हो, उसको वैश्वीकरण बोला गया है। नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर हासिल करने के लिए सीधे विदेशी सीधा निवेश, मतलब एफडीआई को जो है सीधा यहाँ पे रखा गया। आपने देखा होगा कि जब कोई भी कंपनी दूसरे देश की हमारे देश में या वो करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे फायदा क्या क्या होता है, रोजगार मिलता है। ठीक है, लोगों को जिस भी देश में वो किया जाता है, जैसे निवेश किया जाता है, तो उससे फ़ायदा ये होता है वहाँ के लोगों को रोज़गार वगैरह मिलता है। साथ ही साथ वहाँ की जीडीपी वगैरह पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है उस देश की। सरकार ने औद्योगिक नीति में कई सारे बदलाव किए, ठीक है। एफडीआई की उम्मीदों के मुताबिक कम था, हालाँकि विदेशी सहयोग बढ़ रहा था। वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था में विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना था। इसके तहत सामान, पूंजी, श्रम आदि का एक दूसरे से दूसरे देश में पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप एक देश से दूसरे देश में जब श्रमों का, पूंजी का, सेवाओं का अगर आदान-प्रदान नहीं होगा तो इससे जो है इतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो अब स्वतंत्र रूप से बाहर की कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकती है और हमारे देश की कंपनियां दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकती है वैश्वीकरण के कारण।
भारत में वैश्वीकरण का मतलब भारत में विदेशी कंपनियों में पूंजी की निवेश सुविधा देकर प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश पर प्रतिबंध और बाधाओं को खत्म करना, मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में प्रवेश देना, भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों की सहायता से उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सारे रीजन है ताकि भारत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां या उद्योगों की स्थापना की जा सके। विदेशी सहयोग की स्वीकृति के खत्म होने से एक बड़ा मूल भाग प्राथमिकता सेक्टर में चला गया। विकसित और विकासशील देशों में भी फ़र्क बढ़ गया। अब रीज़न ये था कि जो डेवलप कंट्री थी, वो तो निवेश कर पा रही थी, लेकिन जो भी विकसित कंट्री जो नहीं बन पाई थी या विकासशील की श्रेणी में थी, अल्प विकसित में थी, उन देशों का जो है कहीं न कहीं वो अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? क्योंकि उनके पास अपने ही देश की काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। भारत में किस तरीके के औद्योगिक प्रदेश थे, वो देखते हैं। भारत में जो वितरण है एक जैसा नहीं है। आपको पता है भारत का जो ज्योग्राफिकल आप देखोगे भौगोलिक दृष्टि से तो भारत कई प्रकार से अलग है। तो इसको देखते हैं कैसे-कैसे। तो भारत में औद्योगिक प्रवेश वितरण जो है वो एक जैसा नहीं है। उद्योगों के समूहन को जानने के लिए मुख्य सूचकांक वगैरह की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक इकाइयों की संख्या, कर्मियों की संख्या, उद्देश्य, इस्तेमाल की जाने वाली प्रयुक्त ताकत की मात्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रमुख सूचकांक है जो आप अपने उसमें भी देख लोगे बुक में भी मतलब कि कितना हमें उत्पादन हो रहा है, कितनी संख्या है काम करने वाले वर्करों की, उद्योग कितने हैं और क्या उद्देश्य है इसका, इस्तेमाल की जाने वाली व्यवस्था मतलब जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं वो हमें बेनिफिट मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है, कितनी किस प्रोसेस से प्रक्रिया हमें उत्पादन हो रही है, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे तैयार किया जाए क्योंकि अलग-अलग क्षेत्र में अगर अलग-अलग भौगोलिक विशेषताएँ हैं। देश में मुख्य औद्योगिक प्रदेश कौन-कौन से हैं? मतलब हमारे देश में कौन-कौन सी जगह ऐसे जहाँ पे उद्योग स्थापित किए गए हैं? मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश, विकास सूती वस्त्र उद्योग है, यहाँ पे रसायन उद्योग है, मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र है, आपको पता है मुंबई के पास में ही एक क्षेत्र है जिसको हाई पेट्रोलियम क्षेत्र बोला जाता है, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम परिशोधक, चमड़ा उद्योग, पेट्रो रसायन, दवाइयाँ, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, ये सब जो है उद्योग की स्थिति मतलब भारत में अलग-अलग जगह आपको दिखेगा तो इसमें जो है मुंबई के क्षेत्र में, पुणे के क्षेत्र में इतने सारे उद्योग डेवलप हो रखे हैं। सिंपल सी बात है इतने सारे उद्योग हैं तो वहाँ पे रोज़गार व्यवस्था भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहीं से जो है सारे देश में जो है इन चीज़ों का सप्लाई किया जाता है। हुगली प्रदेश ये जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो हुगली नदी के तट पर स्थापित है। विकास हुगली नदी पर पतन के बाद पतन जो है पतन बनने के बाद पतन बंदरगाह के लिए बोला गया है यहाँ पे हुगली नदी के तट पर स्थापित है हुगली औद्योगिक प्रदेश एंड बंदरगाह वहाँ पे आपको पता है कि बनाया गया है जिससे कि व्यापार इजीली हो जाता है। उसके बाद एक और जगह है बेंगलोर और चेन्नई का, वहाँ पे क्या है तो वहाँ पे आप देखोगे तमिलनाडु वगैरह जो है अब तो तमिलनाडु के क्षेत्र में फैल गया है। पहले बेंगलुरु वगैरह, मदुरई वगैरह वहीं तक जो है उद्योग स्थापित किए गए थे, लेकिन अब आगे के क्षेत्रों में भी ये स्थापित किए गए हैं। विकास की बात करें तो यहाँ पे जल विद्युत वगैरह, डैम वगैरह जो बनाए जाते हैं, जिनसे बिजली उत्पादन किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। गुजरात में भी औद्योगिक प्रदेश है जिसमें अहमदाबाद, बड़ौदा, दक्षिण व सूरत, जामनगर ये वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो आप देख सकते हो हर क्षेत्र किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस है। छोटा नागपुर का पठार आप देखोगे तो यहाँ पे कोयला वगैरह के लिए ज़्यादा फेमस है, जैसे दामोदर घाटी वगैरह हो गई है, झारखंड कोयला, उड़ीसा धात्विक खनिजों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अन्य उद्योग भी है जैसे विशाखापट्टनम में, गुड़गाँव, दिल्ली आपका सहारनपुर, मुजफ्फरपुर यहाँ पे भी आपको उद्योग वगैरह स्थापित मिलेंगे। जिलों की बात करें तो हैदराबाद, आगरा, नागपुर, कानपुर, भोपाल, लखनऊ, जलपाईगुड़ी, बरेली, जबलपुर, पूर्णिया ये बिहार के क्षेत्र है, वहाँ तक आपको ये औद्योगिक क्षेत्रों के नाम है। ये बेसिकली मैंने नाम के पर्पज़ से लिखे हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हो एक बार कि कौन से क्षेत्र में क्या-क्या उद्योग है। आप इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हो, बुक से जो-जो चीज़ें मेरे को लगी वो मैंने ऐड कर दी है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इसके साथ मैं किसी नए चैप्टर के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।